तो स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज क्या हैं, कि हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ कहाँ से हासिल होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो मेन सोर्सेज हैं वो है कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। इन सब को हम कंबाइनली फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं। जानवरों की और पौधों की बाकियात जो थी वो ज़ेरे ज़मीन दफन हो गई। करोड़ों साल लगे, बैक्टीरिया जो थे उन्होंने उसकी तोड़ फोड़ की, हाई टेम्परेचर था, प्रेशर था। जो रिमेन्स डेड बॉडीज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल थे वो कन्वर्ट हो गए कोल, नेचुरल गैस और किसमें, पेट्रोलियम के अंदर। इन तीनों को हम कंबाइन नेम फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे कोल जो है वो सोर्स है कि इनका ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो कोल कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक सोर्स है। तो जो कोल है अगर हम देखें तो कोल कैसे बनता है। वुड जो थी, साइंटिस्ट ख्याल करते हैं कि जो वुड थी, क्या हुआ 500 ईयर्स 500 साल पहले रिमेन ऑफ द ट्रीज़, पौधों की जो बाकियात थी, वुड जो थी वो ज़ेरे ज़मीन दफन हो गई और उसके ऊपर बैक्टीरियल एक्शन, बैक्टीरिया ने उसकी तोड़ फोड़ की। ज़ेरे ज़मीन टेम्परेचर हाई था, प्रेशर भी हाई था। तो वुड जो थी गॉट कन्वर्टेड इनटू पीट, वो पीट में कन्वर्ट हो गई। पीट इज़ अ फॉर्म ऑफ कोल, ये भी कोयले की एक किस्म है। और फिर क्या हुआ, ज़ेरे ज़मीन हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से जो पीट कोयला था वो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, लिग्नाइट के अंदर। लिग्नाइट जो है वो हाई टेम्परेचर और प्रेशर के तहत एक और आला किस्म का कोयला बिचूमिनस, इसमें कन्वर्ट हो गया। बिचूमिनस जो है वो भी इसी तरह हाई टेम्परेचर और प्रेशर के ज़ेरे असर रहा। वो जो कोयला था वो कन्वर्ट हो गया एंथ्रासाइट में, जिसमें कार्बन की जो परसेंटेज है हम पढ़ चुके हैं 10th में भी, कितने परसेंट तक होती है, 90% तक इसमें कार्बन होता है। और ये कोयले की आला तरीन किस्म है। अगर इसके अलावा हम देखें तो जो कोयला है कोल, कोयले की जब हम करें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, क्योंकि जो कोयला है, कोयला भी एक सोर्स है किसका, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। कोयले से भी हमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, हासिल होते हैं। कब हासिल होते हैं कोयले से ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब हम कोयले की करते हैं क्या, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में क्या होता है, हमने उस कोयले को 500 to 1000 टेम्परेचर तक क्या करना होता है, गर्म करना होता है। गर्म करने से हमारे पास जो कोयला होता है, और हम जब हम कोल को गया करते हैं, कोल को हमने करना होता है हीट कितने टेम्परेचर पर, 500 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की गैर मौजूदगी में। जब एयर की गैर मौजूदगी में हम कोयले को 500 से 1000 तक हम क्या करेंगे, एयर की एब्सेंस के अंदर गर्म करेंगे कोयले को, तो कोयले से हमारे पास 3 तरह के कंपाउंड निकल आते हैं। नंबर 1 कोल गैस, कोयले से कोल गैस भी निकलेगी। कोयले से हमारे पास कोल तार भी निकलेगी, और कोयले से हमारे पास कोक, और थर्ड वन इज़ द कोक। कोयले से हमारे पास कोक भी निकलेगी। अब जो कोल तार है, कोल तार जो होता है ये एक लिक्विड कंपाउंड होता है। कोल तार एक लिक्विड कंपाउंड होता है। इस कोल तार की अगर हम क्या करें, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्या करें, इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें, तो हमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो क्या होते हैं, हासिल होते हैं। कि जो कोयला है वो भी सोर्स है किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अगर हम कोयले की करते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, क्या होती है कोयले की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, कि कोयले को हमने हाई टेम्परेचर के ऊपर 500 से 1000 तक हमने इस टेम्परेचर पर इसको हर गर्म करना होता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो कोयला हमारे पास कोल गैस, कोल तार और कोक में क्या हो जाता है, तब्दील हो जाता है। तो जो कोल तार है ये एक लिक्विड होता है। जब हम इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो हासिल होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है, गवर्नमेंट ने जो जियोलॉजिकल सर्वे है उनके मुताबिक
पाकिस्तान के अंदर 184 बिलियन टन जो है ना कोयले के ज़खायर मौजूद हैं, और पाकिस्तान में हम जितना भी अभी तक कोयला निकाल रहे हैं वो ज़्यादातर उसमें से 80% जो कोयला है वो बेक ब्रिक्स, ईंटें पकाने के लिए इस्तेमाल होता है। क्या पकाने के लिए? ईंटें पकाने के लिए। जैसा कि आपको यहाँ पर तस्वीर में नज़र आ रहा होगा कि जो ईंटों के भट्ठे होते हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं, कोयला जो है उसको क्या करते हैं, ईंटें वगैरह पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास और क्या है, हम डोमेस्टिक पर्पसेस अपने घरेलू मकासद के लिए भी कोयला जो है वो क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं घरों को गर्म करने के लिए सर्दियों में। और कोल बेस्ड पावर यूनिट, गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है कि ऐसे पावर यूनिट्स लगाए जाएं जिनमें क्या यूज़ हो, कोल यूज़ हो एज आ एनर्जी का सोर्स। कोयला क्या करेगा, फिर उस कोयले से हम जनरेट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो देखते हैं कैसे कोयले से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। बेसिकली जो कोल होता है उसको हम जला कर क्या करते हैं, कोयले को जलाने से हमें मिलती है हीट। इस हीट से हमारे पास जो वाटर होता है उस वाटर को हम चेंज कर लेते हैं किस में, स्टीम के अंदर, भाप के अंदर। और उस स्टीम से फिर हम अपनी क्या चलाते हैं, स्टीम से हम अपनी टरबाइन चलाएंगे, और टरबाइन जब चलेगी तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। कोयले को हम ऐसे आजकल गवर्नमेंट जो ऐसे पावर स्टेशन जो है वो लगाने की कोशिश कर रही है जिससे हमारे पास हम कोयले को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। कोयले को हम गर्म करके, कोयले को जब जलाएंगे कोयले से हमें हीट मिलेगी, हीट के ज़रिए हम बॉयलर के अंदर वाटर जो है उसको स्टीम में कन्वर्ट करेंगे। वो स्टीम यूज़ होगी टरबाइन को चलाने के लिए, और फिर उस टरबाइन से हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इसकी हमने छोटी सी यहाँ पर एक देखें तो एक एनिमेशन बनाई हुई है कि कोल आ रहा है, कोयला जो है वो क्या हो रहा है, उसके जलने से हीट पैदा हो रही है। उस हीट से फिर आगे क्या है, टरबाइन जो उस हीट से आगे जो है वो स्टीम जो है वो बन रही है किससे, वाटर से। वाटर से स्टीम बन रही है, वो स्टीम देन आगे टरबाइन को चला रही है, और टरबाइन के चलने से फिर आगे क्या है, हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास जो नेक्स्ट सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, नेचुरल गैस, वो क्या है। कि नेचुरल गैस जो है ना ये भी हमारे पास सोर्स है क्या, एनर्जी का। और इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन। जो नेचुरल गैस है ये एक मिक्सचर है किन का, लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन। लो बॉइलिंग का हाइड्रोकार्बन इसमें कौन कौन से होते हैं, इसमें मीथेन होता है, और मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट जो बहुत कम है। इसके अलावा इसमें इथेन गैस होती है, प्रोपेन गैस है, और इसके अलावा ब्यूटेन गैस भी होती है। ये इसीलिए वो कह रहा है कि हमारे पास जो नेचुरल गैस है ये एक मिक्सचर है किन का, लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन। ये हैं वो लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन जो क्या होते हैं नेचुरल गैस के अंदर मौजूद होते हैं। और जो है नेचुरल गैस बनती कैसे है, इट इज़ फॉर्म्ड, ये बनती है बाय डीकम्पोजिशन, टूटने से, तोड़ फोड़ से। किसकी तोड़ फोड़, ऑर्गेनिक मैटर। जब ऑर्गेनिक मैटर की डीकम्पोजिशन होती है, और इसकी डीकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मैटर की कौन करता है, बैक्टीरिया वगैरह। जब बैक्टीरिया वगैरह ऑर्गेनिक मैटर की डीकम्पोजिशन करते हैं तो अब हमारे पास जो है नेचुरल गैस तब भी बनती है। आपने देखा होगा कि हमारे पास जो मार्शी प्लेसेस हैं, मार्शी प्लेसेस क्या होती है, छप्पड़ जो होते हैं वहाँ पर जो है वो ऑर्गेनिक मैटर की जब तोड़ फोड़ होती है तो उस मार्शी जो सरफेस है वहाँ पर जो बबल्स होते हैं उनके अंदर भी क्या होती है, नेचुरल गैस एग्जिस्ट करती है। और नेचुरल गैस जो है पाकिस्तान जैसे जो मुल्क हैं इनके अंदर जो नेचुरल गैस है वो चीप है। चीप का मतलब कि पाकिस्तान जैसे जो मुल्क हैं यहाँ पर जो है वो नेचुरल गैस क्या है, ये चीप है, सस्ती है। और हम इसको किस किस मकासद के लिए यूज़ करते हैं ये देख लेते हैं। पाकिस्तान में हम नेचुरल गैस को पावर जनरेशन यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री में नेचुरल गैस यूज़ होती है। फर्टिलाइज़र, खादें बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ को भी क्या होती है, नेचुरल गैस जो है वो क्या होती है, सप्लाई होती है, वहाँ पर भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जिस फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को नेचुरल गैस जो है इसकी सप्लाई रुक जाए वहाँ पर फर्टिलाइज़र यानी खाद बनना बंद हो जाती है। वो कैसे, क्योंकि जो खाद है हमारी पास, जो फर्टिलाइज़र है वो बनती है अमोनिया से, और अमोनिया जो है ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है। नंबर 1 नाइट्रोजन गैस और नंबर 2 हाइड्रोजन गैस।
नाइट्रोजन गैस जो है हम लेते हैं किससे, एयर से, और हाइड्रोजन गैस हम किससे निकालते हैं, मीथेन से, सुई गैस से। जो नेचुरल गैस है उससे हम हाइड्रोजन गैस निकालते हैं और एयर से लेते हैं नाइट्रोजन गैस। तो इन दोनों गैसों को मिलाकर हम अमोनिया बनाते हैं। नेक्स्ट अमोनिया से हम आगे क्या बनाते हैं, फर्टिलाइज़र, खाद बनाते हैं। नेचुरल गैस एज अ फ्यूल यूज़ होती है इंडस्ट्री के अंदर। कहाँ पर, इंडस्ट्री के अंदर भी ये वाली जो गैस है यूज़ होती है फ्यूल के तौर पर, बॉयलर्स के नीचे, बॉयलर्स के अंदर पानी वगैरह को स्टीम बनाने के लिए। और हम डोमेस्टिक पर्पसेस यानी घरेलू मकासद के लिए भी क्या करते हैं, इस नेचुरल गैस को इस्तेमाल करते हैं। घरों में हम खाना पकाने के लिए इस गैस को इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम जो है हमारे पास वो देखते हैं कि हमारे पास थर्ड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है वो है पेट्रोलियम। कि पेट्रोलियम क्या होता है, व्हाट इज़ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है, मिनरल ऑयल इज़ कॉल्ड पेट्रोलियम। ज़मीन से निकलने वाला जो ऑयल है जिसे हम क्या बोलते हैं, मिनरल ऑयल। जब हम ज़मीन से ऑयल निकालते हैं उसको मिनरल ऑयल कहते हैं, और उस मिनरल ऑयल को हम पेट्रोलियम कह देते हैं। कब पेट्रोलियम कहेंगे, व्हेन इट इज़ इन रिफाइंड फार्म, जब हम उस पेट्रोलियम को क्या कर लेंगे, रिफाइन कर लेंगे। क्योंकि जो ज़मीन से निकलता है ऑयल उसका नाम क्या होता है, मिनरल ऑयल या क्रूड ऑयल। उस क्रूड ऑयल के अंदर बहुत सारी फ्रैक्शंस होती हैं, बहुत सारे ऑयल होते हैं, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, सारी इन चीज़ों को हमने अलग करना होता है। और हम फिर नेक्स्ट देख लेते हैं कि पेट्रोल बनता कैसे है। इट इज़ फार्म्ड बाय द स्लो केमिकल। पेट्रोल कैसे बनता है, इट इज़ फार्म्ड बाय द स्लो केमिकल एंड बायोकेमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। कि जब ऑर्गेनिक मैटर की केमिकल और बायोकेमिकल जो है वो डीकम्पोजिशन होगी, केमिकल रिएक्शन होंगे, बैक्टीरिया जो है इनकी तोड़ फोड़ करेंगे ऑर्गेनिक मैटर की, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, मिनरल ऑयल बनेगा। जो हमारे पास ज़मीन से क्रूड ऑयल निकलता है उसकी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। कितने टेम्परेचर के ऊपर, 400 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर उसकी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक टावर के अंदर की जाती है जिसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर। उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम अपने जो ऑयल होता है, ऑयल को हम 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं। जैसा कि आपके सामने एक आपको एनिमेशन नज़र आ रही होगी कि हमारे पास जो क्रूड ऑयल होता है उस ऑयल को हम 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो टावर होता है उसके अंदर इंटर करते हैं। और जब हम 400 डिग्री टेम्परेचर करते हैं तो हमारे पास जो क्रूड ऑयल है ये वेपर्स में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। आप देख रहे हैं कि वेपर्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं। वो वाले वेपर्स जिनके अंदर कार्बन की मिकदार कम है, 1 से लेकर 4 तक कार्बन है या फिर उससे ज़्यादा है, वो वाली फ्रैक्शन जिनमें कार्बन की मिकदार कम है, जिनका मास कम है, वो सबसे ऊपर जाएंगे टावर के अंदर। उसके अलावा जिनका मालिक्यूलर मास ज़्यादा है वो नीचे रह जाएंगे, उससे नीचे वाले शेल्फ में कंडेंस होंगे। जिनका मालिक्यूलर मास उससे ज़्यादा वो नीचे वाले शेल्फ में कंडेंस होंगे। जिनका मालिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा है वो सबसे नीचे रह जाएंगे। तो यानी हमारे पास अपने बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से क्या होता जाता है, जो फ्रैक्शंस हैं वो सारी की सारी फ्रैक्शंस क्या होती जाती हैं, अलग होती जाती हैं। जब हम क्या करते हैं, क्रूड ऑयल को 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमारे पास जो ऑयल है वो वेपर्स की शक्ल में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर में इंटर होता है। और वहाँ पर जो है हम अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से तमाम के तमाम वेपर्स अलग अलग शेल्फ्स के अंदर क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, जिससे हमारे पास ये मुख्तलिफ फ्रैक्शन ये वाली जो है ये हासिल होती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में इस वक्त 4 ऑयल रिफाइनरीज़ जो हैं वो वर्क कर रही हैं। एक ऑयल रिफाइनरी जिसका नाम अटक है, मुल्तान के अंदर है। मुल्तान के अंदर अटक ऑयल रिफाइनरी है जिसकी जो है ऑयल को रिफ़ाइन करने की कैपेसिटी 1.2 मिलियन टन है। इतने मिलियन टन ये ऑयल को रिफ़ाइन करती है। उसके अलावा हमारे पास 2 ऑयल रिफाइनरीज़, कितनी, 2 ऑयल रिफाइनरीज़ हमारे पास कराची में वर्क कर रही हैं, जिनकी जो है ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी जो है 2.13 जो है वो मिलियन टन है। उसके अलावा हमारे पास एक जो है वो पाक अरब ऑयल रिफाइनरी जो है ये किसके अंदर, मुल्तान के अंदर, ये मुल्तान के अंदर जो है हमारे पास जो है वर्क कर रही है। और यहाँ पर थोड़ी सी हम मिस्टेक कर गए कि हमारे पास जो अटक ऑयल रिफाइनरी ये रावलपिंडी में है। कहाँ पर है, रावलपिंडी में, जबकि पाक अरब ऑयल रिफाइनरी जो है वो कहाँ पर है, मुल्तान में। और 2 ऑयल रिफाइनरीज कहाँ वर्क कर रही हैं, कराची में। जब हमने अभी आपने एनिमेशन देखी कि जब हम क्रूड ऑयल को 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या करते हैं,
गर्म करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर के अंदर उसको भेजते हैं, तो मुख्तलिफ फ्रैक्शन जो हैं वो अलग होती हैं। सबसे पहली जो फ्रैक्शन है वो क्या है, नेचुरल गैस सबसे ऊपर आएगी, सबसे ऊपर आकर नेचुरल गैस अलग होगी। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 20 से कम होता है, यानी 20 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंचने से पहले पहले क्रूड ऑयल से जो सारी है नेचुरल गैस अलग हो जाती है। नेचुरल गैस के अंदर 1 से लेकर 4 तक कार्बन वाले कंपाउंड मौजूद होते हैं। फ्यूल और पेट्रोकेमिकल्स के अंदर इसका क्या यूज़ है, हम नेचुरल गैस को एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं और बहुत सारे केमिकल बनाने के लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो सेकंड फ्रैक्शन है वो पेट्रोलियम ईथर है, ये भी एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, कंपाउंड है। इसका बॉइलिंग रेंज इसकी जो है वो 20 से 60 तक है। इसमें 5 से लेकर 6 तक कार्बन वाले कंपाउंड मौजूद होते हैं, ये भी यूज़ होता है एज आ सॉल्वेंट। लेबॉर्ट्री के अंदर भी हम ईथर को एज आ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास नेफ्ता जो है वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 60 से लेके 100 तक है। इसके अंदर 6 से 7 कार्बन वाले कंपाउंड मौजूद होते हैं, ये भी यूज़ होता है एज आ सॉल्वेंट और रा मटीरियल के तौर पर। गैसोलीन हमारे पास, जिसको हम पेट्रोल कहते हैं, गैसोलीन को क्या बोलते हैं, गैसोलीन को हम पेट्रोल भी कहते हैं। पेट्रोल जो है इसके अंदर 40 से लेकर इसका 220 तक इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। 4 से लेकर 13 कार्बन वाले कंपाउंड जो हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें 4 कार्बन है या 5 है या 13 है इसकी रेंज में, तो ये जो है गैसोलीन के अंदर मौजूद होते हैं और इसको हम यूज़ करते हैं एज अ मोटर फ्यूल, और कारों वगैरह के अंदर भी हम पेट्रोल को यूज़ करते हैं। कैरोसिन ऑयल, मट्टी का तेल, कैरोसिन ऑयल क्या होता है, मट्टी का तेल जो होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 175 से 325 तक है और इसके अंदर 8 से लेकर 14 तक क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। हीटिंग फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, घरों में भी हम इसको, घरेलू मकासद में भी हम इसको हीटिंग पर्पज़ के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास गैस ऑयल है। गैस ऑयल को हम आम तौर पर डीजल भी कहते हैं। बड़ी जो गाड़ियाँ हैं, बड़ी गाड़ियों के जो इंजन हैं, उन इंजन के अंदर डीजल इस्तेमाल होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 275 से ज़्यादा होता है। 12 से लेके 18 तक कार्बन वाले कंपाउंड इसमें मौजूद होते हैं और इसे डीजल हम कहते हैं और ये बड़ी गाड़ियों में इस्तेमाल होता है। लुब्रिकेंट्स हमारे पास जो, उसके बाद गैस ऑयल के बाद जो फ्रैक्शन हमें मिलती है, किसके ज़रिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए हमें जो गैस ऑयल के बाद फ्रैक्शन मिलती है वो लुब्रिकेंट्स हैं। विस्कस लिक्विड होते हैं ये, इनके अंदर 18 से ज़्यादा कार्बन होते हैं और लुब्रिकेंट्स यानी ऑयल वगैरह देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ग्रीसेस वगैरह के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फ्रैक्शन वो पैराफिन है। पैराफिन हमारे पास, आपने देखा होगा, हमारे पास वैक्स होती है, इसका ये सॉलिड होती है। मेल्टिंग पॉइंट इसका 50 से 60 तक होगा और यहाँ पर देखें बॉइलिंग पॉइंट, ये मेल्टिंग पॉइंट लिख दिया है क्योंकि ये सॉलिड होती है। 23 से 29 तक कार्बन वाले कंपाउंड इसमें मौजूद होते हैं और ये वैक्स प्रोडक्ट के तौर पर क्या होती है, इस्तेमाल होती है। स्पार्ट जिसे हम लुक कहते हैं और ये सॉलिड होती है और ये हमारे पास रेजिड्यू जो बाकी चीज़ बच जाती है, यानी हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद हमारे पास जो चीज़ बच जाएगी रेजिड्यू, वो हमारे पास क्या होगा, असफाल्ट होगी। और हम इससे अपनी जो है हमारी छतें, घरों की छतें, उसको हम क्या करते हैं, उसकी रूफिंग करते हैं और हम इसे रोड्स के ऊपर सड़कें वगैरह बनाने के लिए भी क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। शुक्रिया।